Hello, it's me. Long time no see. Or we're back with episode 82 of this podcast. Or as you are well aware कि हम एक छोटा सा गैप लेके ये हमने पॉडकास्ट दोबारा शुरू की है. सॉरी अबाउट दैट. लेकिन ऐसे ही हालात हैं. तो खैर, तो ये हमने पॉडकास्ट शुरू किया दोबारा. एक चीज मैं इस वक्त इस मौके पे कहना चाहता हूँ कि जो पॉडकास्ट है, जिन कास्ट हमारी, उसका सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो इस पे है कि लोग मुझे कंटेंट क्या भेज रहे हैं. इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम थोड़ी सी लॉन्ग फॉर्म स्टोरीज की शॉर्टेज हुई है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ईमेल में कैसे लिखूं, मैं स्टोरी अपनी कैसे बताऊं. तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो एक ऑडियो फाइल पे बना के उस चीज़ को ईमेल कर दें. अब उस पे प्रॉब्लम ये आती है कि उस चीज़ को फिर बैठ के समराइज करना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि वो ऑडियो में होता है. फिर वो बैठ के लिखना भी पड़ता है, उसको शॉर्टन करना पड़ता है. लेकिन अगेन बात वही है कि जिसमें चीज़ कन्वे हो जाए. फिर ये बात भी है कि इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं, आप इंग्लिश में लिखते हैं. रोमन उर्दू में लिखना चाहते हैं, हिंदी में, रोमन हिंदी में लिखना चाहते हैं, आप उसमें लिख दें. ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ख़ास एक फॉर्मूला फॉलो करें. लेकिन व्हाट इज़ नीडेड, ऑलवेज नीडेड इन स्टोरी, इसका एक बैकग्राउंड हो. कौन सी जगह, किस साल में, क्या सेटअप है. और स्टोरी जो है एक फॉर्म, मतलब एक स्टोरी फॉर्मेट हो. अभी जो मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ वो इन चीज़ों के साथ कर रहा हूँ कि लोग जो हैं वो इवेंट्स लिख के भेज देते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ. इवेंट सुनाने में और एक स्टोरी कैप्चर करने में बड़ा फर्क होता है. इवेंट जो है वो फिर एक न्यूज़ बन जाता है, उसमें कोई फीलिंग नहीं होती, भले वो जैसा भी इवेंट हो. और एक स्टोरी में जो है वो एक इंगेजमेंट हो जाती है कि आप किसी कैरेक्टर के बारे में जान रहे हैं कि उस आदमी के साथ, उस औरत के साथ क्या हुआ. तो एनी हाउ, कुछ हमने फैन सबमिशन सेलेक्ट की हुई हैं और उनसे हम बात करते हैं. लेकिन मेरा इसरार इस बात पे है कि थोड़ा सा टाइम लगाएं, ईमेल पे लिखें, थिंक इट थ्रू. ज़रूरी नहीं है ईमेल पे लिखें, आप वर्ड पे लिख लें. मतलब MS वर्ड खोलें, उस पर लिख लें, नोट पैड पे लिख लें, वट एवर इज इजी. ऑडियो बनानी है तो ऑडियो पे बना लें. लेकिन फिर ऑडियो में ये होता है कि यू हैव टू कीप इट शॉर्ट, वरना इतना बड़ा फाइल साइज हो जाएगा और कि वो ईमेल नहीं हो पाती, तो वो एक अलग मसला है. लेकिन थोड़ा सा जब एफर्ट कोई अपनी स्टोरी में डालता है, फिर वो स्टोरी जो है वो सुनाने में और फिर वो पॉडकास्ट पे भी बहुत ज़बरदस्त आती है. तो एनी हाउ, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस. और आज की पहली स्टोरी उमैर की है, जो बताते हैं कि इनकी बेसिकली जब अंकल जो हैं, इनके मामू बेसिकली, जब कैंपेन के लिए बल्दियाती इलेक्शन कैंपेन के लिए खड़े हुए थे, तो इनके कज़न जो हैं उनकी ड्यूटी लग गई थी कि मतलब इस तरह के कैंपेनिंग में हेल्प करनी है. अब सीन ये था कि ये जहाँ रहते हैं तो वो हरीपुर सिटी से मतलब हट के एक गांव है, तो ये वहाँ रहते थे. और इनको एक नेक्स्ट डे एक छोटा सा इवेंट कराना था विलेज से थोड़ा सा बाहर, कैंपेन के हिसाब से अपनी इलेक्शन की. तो ये कहते हैं कि मसला ये था कि भाई वो
सिटी से, जैसे टेंट वाला होता है, वो शहर से गांव तक आने में मतलब 1.5 घंटा था, और ये गांव से थोड़ा सा बाहर। और इशू ये था कि भाई सुबह इवेंट करानी थी, रात का मतलब टाइम था, और इवेंट वाला जो टेंट वाला था वो वैसे ही बिजी चल रहा था, तो और उस वक्त उसके पास अवेलेबल गाड़ियां नहीं थी, तो वो सेटअप नहीं करना चाह रहा था। तो ये लोग, ये अपने दोस्तों के साथ, इनके बेटे, इनके मामू के बेटे असद चले गए और कहा कि भाई हम खुद ही ले आते हैं सामान, तो और खुद ही टेंट वगैरह का सामान, चेयर्स लेके चले गए। सेटअप कुछ भी नहीं था, एक मतलब टेंट शामियाना लगना था, कुर्सियां लगनी थी 200-300 लोगों के लिए। लेकिन कहते हैं, हम सोचा कि दिन में, फिर कहा कि जब यहाँ पे इस जगह पे हम सामान मतलब उतार ही रहे, तो लगा के एक इकट्ठा एक ही दफा काम करते हैं, लेट्स खत्म करते हैं बात को, चलते हैं। अब ये कहते हैं कि काम शुरू हुआ, लोग कोई शामियाने लगा रहा है, कुर्सियां वगैरह वगैरह। तो एक दोस्त ने, मतलब रात के 9 बजे के बाद का टाइम था, और गांव के बाहर ना कोई खास रोशनी ना कुछ, अंधेरे में अब ये अपना काम कर रहे हैं, तो एक दोस्त ने अपने मोबाइल या किसी चीज पे गाने लगा दिए, और वो एक थोड़ा हल्ला गुल्ला माहौल शुरू हो गया। अब ये कहते हैं कि जी जैसे ही गाने लगाए, तो एक स्टैक ऑफ चेयर्स जो थी, मतलब कुर्सियों को के ऊपर जो कुर्सियां रख रख के वो बनाते हैं, एक स्टैक बनाते हैं, वो ऐसी गिरी कि एक लड़के की टांग मतलब बच गया वो, वरना वो उस पर गिर जाती तो काफी चोट लगती। तो उस चीज को, उस पर ज्यादा कुछ सोचा नहीं गया कि म्यूजिक लगाते ही हरकत हुई, और एज ए कोइंसिडेंस के भाई ये डिसबैलेंस हुई होगी, छोड़ दिया। अभी अपना लग गए इधर उधर कामों में, तो एक साहब जो थे वो थोड़ा थक गए और बैठ गए, कहा भाई बैठ जाता हूँ, और गप शपे लोगों से लगाने लगे। तो उनको पीछे, मतलब बात करते हुए बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लूज एकदम से मुंह के बल ये आके गिरे, जैसे कि बड़ी फोर्स से इनको किसी ने धक्का दिया है। तो उठ के जब देखा, तो उस बंदे की पीठ पे नील पड़ चुका था, एक ब्रूज था, कि बाकायदा किसी ने उसको जोर से मारा है। अब ये होने पे सब बंद करके ये लोग वहां से चले गए। अब जाने के बाद जब एक मौलवी से कंसल्ट किया, तो उसने कहा कि भाई कोई वहां था जो सो रहा था, और उसकी नींद तुम लोगों ने खराब की, तो उसने आपको एक दफा तो वार्निंग दी थी, दूसरी दफा सीधा ही कर दिया। तो थैंक यू उमेर फॉर सेंडिंग दैट इन। और या अंधेरे में मतलब इट हैपेंस ऑल द टाइम। तो खैर आगे बात करते हैं। हमारे दोस्त सिम साहब ने एक स्टोरी भेजी है, बताते हैं कि इनके एक दोस्त हैं जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट से पटना जाया करते थे। अब सिलसिला ये था, क्योंकि ये मतलब पढ़ाई के लिए पटना आना पड़ता था इनको, तो ये इनका आना जाना जो था वो लोकल ट्रेन्स के थ्रू होता था। तो ये अक्सर मतलब दिन दिन में ही ट्रेन में बैठ के वापस चले आते, अगर 2 घंटा घंटा का तो रास्ता था। लेकिन एक रात इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इनको कोई काम पड़ गया, और ये दिन की ट्रेन नहीं पकड़ सके। अब बकौल इनके कि 10:30 बजे की ट्रेन के लिए जब स्टेशन गए, वो सर्दियों की रात थी, और दिसंबर का महीना था, या उसी के आसपास का। तो अच्छी खासी ठंड थी, और रात मतलब 11 बज रहा, तो लोग भी काफ़ी कम थे। तो ट्रेन आधा घंटा लेट आई, तो ये चढ़े तो ऑलमोस्ट खाली ही ट्रेन थी। तो ये जगह बैठ गए जाके। ये कहते हैं कि मैं, एक 4 सीटर एरिया होता है ना, एक ट्रेन का जो कॉरिडोर होता है, उस पर एक तरफ 4 बर्थें और बैठने की जगह होती है, और सीटर्स होते हैं, और एक तरफ विंडो के पास वो सिंगल सिंगल लगे हुए होते हैं। तो कहते हैं ये है कि ये बैठे हुए थे कि इन्होंने नोट किया कि 2 बुर्कापोश औरतें आई, और इतनी मतलब खाली एरिया को छोड़ के इनके सामने बैठ गई। पहले तो इन्होंने कुछ खास सोचा नहीं, लेकिन ऑकवर्ड सी बात थी, मतलब एक आदमी जहाँ बैठा वहां पे बैठना मतलब जरूरी है इतनी खाली जगह में। तो इनकी नजर जो थी उनके पैरों पे पड़ी। अब ये कहते हैं जब मैंने पैरों को देखा, तो पैर थे
उसके उन दोनों औरतों के उल्टे, और बाकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ऊपर से नीचे तक बुर्का था। तो ये पैर देख के डर गए, और फिर जब अचानक से उठने लगे फिर ख्याल आया कि मैं तो अगर इनको कोई इशारा मिला कि मैं देख समझ चुका हूँ ये कौन है तो मामला खराब हो सकता है। ये कहते हैं ऐसे ही टहलते हुए उठे जैसे कि ये टांगे सीधी कर रहे हैं, और करते करते ये ट्रेन से निकल गए। और उसके बाद लोगों में स्टेशन पे बैठ गए सोच के कि मैं नहीं जाता अब रात को, और फिर ये दिन की रोशनी में निकले। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे दोस्त काजी साहब की। काजी साहब कहते हैं कि इनकी रिश्तेदार पिंडी में बेसिकली रहती हैं। उनका मतलब थोड़ा ट्रबल्ड यूथ था, उनके पेरेंट्स मतलब डाइवोर्स वगैरह वगैरह। तो शुरू से जो था इनका थोड़ा सा एक ट्रबल यूथ था। तो बचपन में इनकी जब मतलब वालदा के साथ थी, जब डाइवोर्स के बाद, तो ये और इनके छोटे भाई वालदा की कस्टडी में थे। तो थोड़ा इश्यूज थे मॉनेटरी, तो एक ये ऐसे मकान पे शिफ्ट हुए जहाँ पे कुछ पोर्शन उसका जो था एक स्टोर गोदाम जैसा था, और काफी गंदा था। और मतलब ये कहा हुआ था इनकी वालदा ने दोनों बहन भाई को कि इसमें जाना नहीं है। अब ये कहते हैं कि जी ये बात की ये जगह ऑफ लिमिट्स है, ये इनसे हजम नहीं हुई। और एक दिन जब इनकी वालदा मोहल्ले में गई हुई थी किसी काम से, ही अपनी अपने भाई को पकड़ा, जो कि मना करता रहा कि इधर नहीं जाना, लेकिन साथ में मुलविस कर लिया कि ताकि ऐसा ना हो कि खाली डांट इनको पड़े, लेके वहां एंटर हो गए। अब एक पुरानी सी मतलब वो घर भी पुराना सा था, और काफी पुरानी सी मतलब मटियाली गंदी सी जगह थी। उसमें जब एंटर हुए तो देखा कि अ, काफी पुराने पुराने किस्म के सामान पड़े हुए हैं वहां पे, और खासकर एक पियानो है, और एक पुराने तर्ज की एक क्लॉक, मतलब ग्रैंडफादर क्लॉक टाइप की चीज है। अब ये इसी को देख रहे थे कि भाई ने मतलब बोला कि यहाँ पे कोई आवाज दे रहा है, क्यों करके, क्यों क्यों करके मुझे आवाज आ रही है। इन्होंने उसको कहा, मतलब बहन ने, कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। और ये करके बात खत्म की, और बकौल इनके ये पियानो की तरफ उसको देख रही थी कि किसी ने मतलब उनको पीछे से सर से पकड़ के मुंह जो है वो पियानो में दे मारा। अब जब ये सिलसिला हुआ और भाई वहां खड़ा हुआ, भाई ने इनका हाथ पकड़ा और इनको खींच के वहां से निकाला, और बाकायदा वहां एक प्रेजेंस फील हो रही तो वहां निकाले और वहां से भागे। जाहिर सी बात है, बाहर निकले, वालदा को बताया, सब कुछ हुआ। वालदा ने फौरन किसी को, एक आमिल को बुलाया कि भाई यहाँ हो क्या रहा है, ये हम कहाँ रह रहे हैं। अब उस आदमी ने आके बोला कि पहले तो मुझे ये जगह दिखाओ जहाँ ये सब कुछ हुआ। तो वहां पे जब वो एंटर हुआ तो वो उस पियानो के पास चला गया, और पियानो के पास जाते ही उसने कहा कि इस जगह पे मतलब खुदाई करें या कुछ जमीन में। अब जब जमीन के अंदर इन लोगों ने खुदाई करवाई, तो मतलब एक खड्डा खोदा और निकला, तो अंदर एक इंसानी खोपड़ी मिली सबसे पहले। अब मजीद खुदाई पे वे हड्डियां निकली और कपड़े निकले, किसी ऐसे लग रहा था किसी लड़की के को यहाँ दफनाया गया था। ये तो नेक्स्ट डे जगह ही छोड़ दी कि हमें यहाँ रहना ही नहीं है। लेकिन पता ये चला कि 15-20 साल पहले इस जगह पे एक लड़की रहा करती थी, जो कि कहते थे मेंटली ठीक नहीं है। उसका ये हशर क्या हुआ, ये वही है, ये कंफर्मेशन तो कोई नहीं दे सकता। लेकिन एक पुरस्कार बात थी कि वो पुराना सामान और उस लाश का उस पियानो के नीचे क्या कनेक्शन था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब नेक्स्ट स्टोरी जो है वो ऐश्वर्या साहिबा भेजनी है, गेटिंग बैक टू इट।
अब ये कहते हैं कि उनके ग्रैंडफादर जो थे वो एक विलेज थोकपुर साउथ इंडिया में रहते थे, और 1970s की ये बात है। ये जिस घर में रहते थे वो एक जॉइंट फैमिली मकान था, एक बहुत मतलब पुराना एंसेस्ट्रल होम था, और वहाँ ज़मानों से एक इनकी फैमिली ही रहती थी। और बकौल इनके कि बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी थी उस घर में, क्योंकि ज़्यादा सदियों से वहाँ अच्छे काम और इबादत और इस तरह का काम होता था। अब ये कहते हैं कि जी इनके घर में उनके ग्रैंडफादर थे, उनकी वाइफ, उनके भाई, उनकी वाइफ, उनकी बहन, और उनके वालिद वालिदा वगैरह रहते थे। अब ये कहते हैं जनाब कि इनकी, अब ये स्टोरी इनकी ग्रैंड मदर बता रही हैं इनको, कि जब वो शादी हो के उस घर में आई थी तो उनके जो अ, इनके ग्रैंडफादर की भाई की जो बेगम थी, वो इनके 2 महीने के बाद शादी हो के उस घर में आई थी। तो जब वो एक गृह प्रवेश होता है, ये एंट्री होती है ब्राइड की घर के अंदर, तो वो नॉर्मल नहीं थी। वो लड़की जो थी वो एंटर नहीं हो पा रही थी, और जब उसको एंटर करने का बोलो तो वो एक थोड़ा सा आउट हो जाती थी। उस मतलब थोड़ा टाइम लगा था उसको अंदर लाने में, और इसको लोगों ने इग्नोर किया ये समझ के कि वो शाय है या शाइनेस है, वो ब्राइड समथिंग ऑन द लाइन्स। अब ये कहते हैं जी कि कुछ अरसे में मतलब वो काफ़ी एंक्शस लगती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी, तो हर कोई ये समझता था कि भाई वो नई दुल्हन है, तो इस तरीके से मतलब एक बिहेवियर है, और नया घर है, तो शायद वो थोड़ी एंजाइटी शाइनेस की वजह से नहीं घुल मिल पा रही। अब ये कहते हैं कि ये जो दोनों भाई थे, इनको शहर में नौकरी मिल गई, और ये काम के सिलसिले में वहाँ चले गए। तो इनके जाने के बाद जो इनकी वाइफ थी, इनके भाई, वो उसने इजहार किया कि वो बहुत ज़्यादा भूखी है, और बहुत गुस्से से ये बात की। जब उससे वो मतलब इडली फूड जो था इनको पेश किया गया, तो घर में 20 लोगों के लिए वो बना हुआ था, 10 लोगों के लिए सॉरी वो बना हुआ था, जो कि अकेला ये वन वन करके ये खातून पूरा खा गई। अब इसके बाद फिर जब लंच की बारी आई तो इन्होंने एक सिमिलर क्या कहते हैं ख्वाहिश की खाने की, जिस पर सारी औरतें हैरान हुई। और लेकिन बात ये थी कि इवन दो ये 8 लोगों फर्दों का 8 लोगों का खाना जो पका हुआ था वो खा गई, लेकिन इनका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था, और इनकी आवाज़ आदमियों जैसी होती जा रही थी। और कभी कभी ये बीच में आदमियों की आवाज़ में ये बोले आ रही थी कि लेट मी गो, या मुझे छोड़ो। अब जो इनके मतलब इनके ग्रैंडफादर के वालिद थे, गार्डियन थे, उन्होंने जब ये बात नोटिस की तो उस लड़की को पहली फुर्सत में उसके कमरे में बंद कर दिया, और किसी को लेने चले गए, और कहा कि इसको कोई खोलेगा नहीं जब तक मैं नहीं आऊं। अब ये कहती हैं कि वो किसी को लेके जब वापस आए तो कोई पुजारी था वो, और उसने फिर उस लड़की को बुलाया और घर के बीच में सेंटर पॉइंट पे बिठा के उससे सवाल जवाब शुरू किया। अब ये कहते हैं कि शुरू में तो वो थोड़ा कुछ जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि मेरा नाम शरदा नहीं है, जो कि इनका नाम था खातून का, इनकी वो मतलब ग्रैंड मदर का, इनकी आ, मेरे ख्याल है छोटी ग्रैंड मदर कह लें उनका। तो जब मैं उसने मतलब फिर बंदे ने पूछा कि भाई जब तुम्हारा नाम शरादा नहीं है, तुम चाहते क्या हो? तो उसने बताया कि मैं इस लड़की के साथ उस वक्त से हूँ जब से ये 13 साल की थी। ये मेरे सामने से एक जगह से गुजरी, यहाँ मैं बैठा हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने इस पर कब्जा उसी वक्त से कर लिया था। किसी को आज तक नहीं पता चला कि मैं कब आता था और कब जाता था, लेकिन इस मकान में आने के बाद से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है। और ये अब लड़की मुझसे लड़ने भी लगी है, पहले इसको एहसास नहीं था कि मैं हूँ, लेकिन अब ये लड़ती है मुझसे। अब पुजारी ने जब ये सब सुना तो उसने उसको कहा कि मैं जो हूँ
कुछ पढ़ता हूँ और पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, तुम इसको छोड़ क्यों नहीं देते? तो उसने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं बहुत भूखा हूँ वगैरह। और सबको, जब ये इस तरह की बहस शुरू हुई, तो जब पुजारी ने कुछ पढ़ना शुरू किया उसके ऊपर, तो फिर फैसला ये हुआ कि एक सर्टन लिस्ट ऑफ चीज़ें उसको चाहिए, उसके बाद वो इसको छोड़ देगा। उसमें दीगर खाने के आइटम थे और बियर जैसी चीज़ें मौजूद थी। तो कहते हैं कि जी ये बैठी हुई थी, ये सारा कुछ खा रही थी या ये वो चीज़ खा रही थी, और ये लोग बैठे हुए थे कि आखिर में उसको जब बोला कि मतलब तुम जा रहे हो या क्या कर रहे हो, तो उसने बियर की बोतल उठाई और पीते हुए, वो मतलब शरदा पीते हुए गेट की तरफ भागी और दरवाजे के पास जाके गिर के बेहोश हो गई। जब उसको उठाया गया तो उसको कोई इल्म नहीं था कि वो कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ। लेकिन उसके बाद वो जिस्मानी तौर पे बहुत वीक हो गई, और इनकी ग्रैंड मदर कहती हैं कि शायद वही वजह है, वो जो चीज़ उस पर काबिज थी, कि उसकी औलाद भी नहीं हो सकी, और वो बहुत ज़िंदगी उसने एक वीक हार्ट के साथ गुजारी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दोस्त अशर साहब की, जो कि अब कराची में नहीं रहते, लेकिन पहले मतलब जब आते हैं तो वहीं यहीं रहते हैं कराची में। और वह कहते हैं कि बहुत एक असर व वसूख वाली फैमिली से इनका ताल्लुक है। और कहते हैं जी कि 2008 की बात है ये इनका एक फार्म हाउस है घारो में, सिंध में। तो थोड़ा सा जंगल एरिया है, तो ये वहाँ गए थे अपने, बेसिकली गए क्या, इनका अपना फार्म हाउस था, तो एक बारबेक्यू पार्टी हो रही थी जिसमें ये थे और इनके बहुत सारे दोस्त शामिल थे। अब सिलसिला कुछ यूं था कि वही जरा सिग्नल विग्नल की वहाँ प्रॉब्लम थे, तो वहाँ जो है इतना ज़्यादा मतलब सिग्नल इशू था कि इनको थोड़ा सा निकल के बाहर बाहर की तरफ फार्म हाउस के जाना पड़ता था, तो वहाँ कुछ सिग्नल आते थे। अब ये कहते हैं कि जी वही रेगुलर एक पार्टी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था और बैठे हुए थे, आग लगी हुई थी वगैरह वगैरह। तो इनकी एक दोस्त की कॉल आई, जिसके ऊपर ये उठे और उससे बात करते हुए, क्योंकि सिग्नल इशू रहते, बाहर निकल आए। बाहर निकल आए तो बिल्कुल ही सिग्नल के लिए थोड़ा फार्म हाउस से भी बाहर निकल आए, थोड़ा कच्चे जंगल वगैरह की साइड पे निकल गए। अब कह रहे मैं टहलता हुआ बातें कर रहा हूँ, तो मेरी नज़र जो है वो दरख्तों में पड़ी। एक जानवर मुझे नजर आया, जो कि मुझे क्लैरिटी के साथ समझ में नहीं आया कि क्या है। काले से बाल थे और एक अजीब सी शक्ल थी, चमकती हुई आंखें। तो कभी मैंने सोचा बिल्ली है, कभी मैंने सोचा कुत्ता है करके सोचते हुए आगे बढ़े। तो नोटिस तो किया नहीं है कि वो जानवर इनको बड़ा तसल्ली से घूर रहा है। अब ये आगे गए तो इन्होंने थोड़ा सा आगे जाते ही फील किया कि इनके पीछे पीछे कोई आ रहा है, तो देखा कि दो कुत्ते, जंगली कुत्ते, वो जब ये चले तो चलें, और ये जब रुके तो रुक जाए, और एक थोड़े से ही फासले पे इनके साथ साथ। अब ये फोन पे बात करते हुए एकदम से मतलब फंस गए कि ये क्या हो गया। तो सडनली जिससे बात कर रहे थे, जिन साहिबा से, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। और उनके ड्रॉप होते ही इन्हीं ने फिर इशारतन उन कुत्तों को भगाने की कोशिश की। और जैसे ही वो थोड़ा सा इनके इशारों से और इनकी आवाज़ों से थोड़ा सा हटे, तो ये वापसी की तरफ गए। अब कहते हैं जी वापसी की तरफ गए तो फिर इन्हीं ने ऑब्जर्व किया कि वो ही जो अजीब सा जानवर है, जिसको ये समझ में इनको नहीं आ रहा था कि कुत्ता है बिल्ली क्या है, वो इनको देख रहा है एक जगह से। अब कहते हैं जी मैं तो गेट में अंदर घुसा और दोबारा मैंने दोस्त को, जिनका फोन आया था, उनको मिलाया कि तुमने मुझे कॉल की थी और वो कट गया था, बात हमारी अधूरी रह गई। तो उसने इनको कहा मैं तो सॉरी हूँ, और मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं की थी। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये उनसे बात करते हुए बाहर निकले तो उनकी थोड़ी सी जो सो टू स्पीक जल गई कि
अभी ये पूरे 2 कुत्ते और ऑल दिस हैपेंड और आप कह रहे हैं कि मुझसे बात नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा सब्र करो, मैं भी तुम्हें स्क्रीनशॉट भेजता हूँ 2008 स्टाइल, यानी कि स्क्रीन खोल के अब दूसरे मोबाइल से तस्वीर ले लो। अब जब ये कॉल हिस्ट्री में गए तो उस शख्स को इन्होंने, ना उसकी कॉल रिसीव हुई थी और ना कॉल इनकी तरफ से गई थी। ये तो परेशान हो गया कि भैया ये क्या हो गया। अब बात बात खत्म हुई और वो इनके पीछे पड़ गई कि तुम किससे बात कर रहे थे, मेरा मुझे समझ के। तो बातचीत काट के ये वापस अपने दोस्तों में गए और फिर वही कि बस रात गुजरी, फिर सोने की कोशिश की गई। अब क्योंकि ये इस तरह की जगह थी यहाँ बिजली बिजली का सीन नहीं था और इस तरह का सेटअप नहीं था, तो ओपन में मच्छरदानी डाल के सोया जाता है चारपाई पे। तो ये अपने दोस्तों के साथ ओपन में लेटे हुए थे कि इनकी कच्ची नींद थी। तो इनको जो है एक बिल्कुल के बकौल इनके वो जो रात थी वो ऐसा सन्नाटा था कि बिल्कुल ही अपनी सांस की भी आवाज आ रही थी। तो उस सन्नाटे के अंदर इनको एक मूवमेंट सी महसूस हुई गाड़ियों के पास। अब ये कहते हैं कि जब गाड़ियों के पास इन्हें मूवमेंट फील हुई है, बिल्कुल ही कच्ची उसमें हालत में थे, इनको तो नींद मतलब सोए नहीं थे। तो जब नोटिस किया तो इनको फिर वही जानवरी शक्ल नजर आई, काले बाल और चमकीली आंखों के साथ। इन्होंने तो चीख मार दी और अपने जो मतलब काम करने वाला है वहां उसको बुलाया और सारे लोग उठ गए और जाके मतलब टॉर्च वगैरह मारी, वहां कुछ नहीं था। अब जब लोगों ने पूछा तुमने क्या देखा है, तो इन्होंने एक बहाना बना दिया कि मैंने सांप देखा था, वरना क्या एक्सप्लेन कर रहे थे मैं क्या देख के चिल्लाया था। अब कहते हैं वो तो गुजर गई रात और हम चले गए। 2010 में ये वापस उस फार्म हाउस पे थे और इसी तरह की एक दूसरी पार्टी हो रही थी और गाने शाने लगाए थे। तो कहते हैं कि जब ये सोने लेटे इसी तरीके से, तो किसी ने इनको रख के थप्पड़ मारा था और एक अजीब सी आवाज आई थी कि यहाँ शोर नहीं करना दोबारा। अब कहते हैं उठ के इन्हीं चारों तरफ देखा तो कोई दूर दूर नहीं था। इनके वालिद साहब ने गुस्से में आके वो जो मुलाजिम रखा था उसको निकाल दिया, सोच के कि उसने मारा होगा, लेकिन ये जानते हैं कि वो कोई इंसान नहीं था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और इट वाज एक्सपेक्टेड कि इतने वीराने में और रात को इस तरह करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। जंगलात में रात में तो वैसे भी थोड़ा रिस्की होता है। एनी हाउ, अब हम आगे बात करते हैं हमारी दोस्त आयशा साहिबा का। तो फैसलाबाद से हमें लिखती रहती है। इनकी लास्ट एपिसोड 35 के अंदर भी स्टोरी आई थी उस पूरे एरिया की जिधर से इनके रिश्तेदारों के घर है, तो वहीं की कंटिन्यूएशन है। इनके मामू का घर जो है काफी बड़ा है और एक जमाने में काफी लोग रहते थे वहाँ। वो बैकएंड से जहाँ चिपका हुआ है, तो वो जो मकान है उसको हॉन्टेड ही समझा जाता है। अब ये कहते हैं कि उस जगह में जब मामी शादी होके आई थी तो उनको इस चीज पे कोई बिलीफ नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। अब कहते हैं वक्त के साथ साथ मतलब बिलीफ नहीं था, छोटी मोटी चीजों थी लेकिन कभी कंसिडर नहीं किया। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जब इनकी बेटी 5 साल की हो चुकी थी। तो 2-3 मंजिला घर था, तो ये ग्राउंड फ्लोर पे थी और उस वक्त इनके शौहर यानी मामू इनके वो टॉप फ्लोर पे थे, एक पंखा ठीक कर रहे थे और बच्ची इनके पास ही थी, वो मतलब बैठ के जमीन पे खेल रही थी। तो किचन में नीचे, किचन या नीचे इनको बच्चे के रोने की आवाज आई। तो इन्हें आवाज लगाई ऊपर अपने शौहर को कि बच्चे को क्या हुआ, वो क्यों ऐसा रो रहा है। तो वो बड़ी हैरानी से वो इनको देख के कहते हैं कि वो तो खेल रही है अपना नॉर्मल, कौन रो रहा है। तो जब इन्होंने इसरार किया तो इन्हें बच्चे को उठा के दिखा दिया कि ये तो बिल्कुल मेरे साथ बैठी हुई है, यहाँ खेल रही है अपना, तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम क्या आवाज सुन रही हो। तो इनको शौक लगा कि ये मैंने क्या सुना था। लेकिन उसके बाद ये फिर हुआ एक दफा, जब उल्टा हिसाब था कि ये ऊपर थी और बाकी लोग नीचे थे।
तो इनको फिर एहसास होने लगे कि कोई मामला है। अब ये कहते हैं घर की बैक साइड की तरफ जो था, वो अगर बच्चे को छोड़ दो तो वो किसी के साथ खेलने लग जाता था, और ऐसा फील होता था जैसे कि बाकायदा किसी के साथ एक चल रहा है मामला। और जब पूछो तो कहता था भाई, बच्ची बोलती थी भाई के साथ खेल रही। तो एक फीलिंग ये थी कि मतलब कुछ मामला गड़बड़ है। अब ये कहते हैं जनाब कि उस साइड पे, बैक एंड की साइड पे, मतलब कुछ ना कुछ मामले होते रहते थे। अब अगर उस एरिया में बकौल इनके ये सोए पंखे, मतलब पेडिस्टल लगा के, तो होता ये था कि लेटे लेटे जो है वो, जब आप सो जाते हैं सुबह उठे तो वो पंखा अगर यहाँ लगा हुआ है तो पीछे होता था या किसी और जगह होता था। आप तो सो जाते थे लेकिन उसकी लोकेशन चेंज हो जाती। अब एक दिन मामू जो थे इनके बकौल इनके, एक छोटा कुत्ते के बच्चे, एक पपी लेके आए। अब कुत्ते के बच्चे जो है वो उस पर इतनी मोहब्बत नहीं आती ना जितना वो पपी लव्स पे आती है लोगों को। लेकिन खैर, जो है सो है। खैर, वो एक लेके आए, और वो लाके ऊपर के एरिया में उस जगह पे उन्होंने चाहा कि बांध दे उसको वहां। तो अब जब उसको वहां ये बांध के नीचे उतरे तो थोड़ी देर में देखा तो वो कुत्ता जो है वो नीचे आया हुआ है, टहलता हुआ। तो फिर उसको ऊपर लेके गए। अब तीसरी दफा जब इनको ये हो गया कि ये अपने आप को खोल के नीचे कैसे ले आते, तो बाकायदा चेन से उसको ऊपर बांध दिया कि ये ऊपर बांध दो। मतलब उस बच्चे की जगह बनाई हुई थी उन्हें, वहां बांध के ये जब नीचे उतरे, थोड़ी देर में देखा कि फिर वो नीचे उतर रहा है। कि बाकायदा चाबियां इनके पास, सब कुछ इनके पास, लेकिन चेन का ताला किसी ने खोल के उसको रवाना कर दिया। अब कहते हैं जी हर किसी को इन चीज़ों का पता था, हर बंदे को ये फीलिंग्स थी, और बच्चों को बाकायदा चीज़ें नजर आती थी कि एक दफा इनके, समझ लें, छोटे नाना और बड़े नाना की लड़ाई हो रही थी घर में। तो एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था शदीद किस्म का। तो वो कहते हैं कि जब तू मैं इनकी चल रही थी तो एकदम से बड़े नाना की नजर जब एक दीवार पे पड़ी, तो एक औरत बैठी हुई थी उस दीवार पे, बहुत पतली सी और लंबी सी। और वो इन दोनों को देख के मुस्कुरा, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, और टांगे अपनी हिला रही थी दीवार पे बैठ के। अब नाना, बड़े नाना जो थे इनके, मतलब बड़े बहादुर आदमी थे, और समझ गए नाना जी के ये क्या हो रहा है। बंदूक लेके आए और उसको गोली मारने के लिए। लेकिन जैसे ही ये बंदूक तान के गोली मारने के लिए तैयार हुए, उतनी देर में वो इनको हंसते हुए देख के गायब हो गई। हमें कहते हैं कि जी उस घर में इतने लोग रहते थे कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो सब छोड़ के चले गए इन्हीं हरकतों और इन्हीं चीज़ों की वजह से। और बकौल इनके कि जब ये एक दफ़ा वहाँ अपनी खाला के साथ रहने गई थी और उनका बच्चा भी था, तो इसी तरह पीछे के कमरे में लेटी थी। तो पहले तो इनकी आंख खुली फीलिंग से कि किसी ने इनको छुआ है बाकायदा। और उसी वक्त जैसे कि मतलब छुआ के बराबर वाले पे फीलिंग आई, जैसे कि उसके ऊपर बोझ आ गया, वो उठा। और उनके बराबर में जो उनका बच्चा सो रहा था, वो ऐसा डर के उठा जैसे कि किसी चीज़ को देख के उसको डराया। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर मामूज हाउस स्टोरी, और उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी अब। और हम अब आगे बात करते हैं शुएब साहब की। और शुएब साहब बताते हैं कि ये अ, सालाना ट्रिप पे जाते थे अपने ऑफिस के लोगों के साथ। तो पहली दफ़ा जब ये बालाकोट गए थे, मैं होटल का नाम नहीं लूँगा, तो ये दिसंबर 20 की बात है। अब बालाकोट ये 2 दिन के लिए वहाँ पे रुकना था, आगे पीछे जाना था, मालम डिब्बा वगैरह वगैरह, फिर वापसी रिटर्न, एक दिन यहाँ रुकते हुए मजीद वापस जाना था। कहते हैं जी पहली रात दिन भर घूम घाम के इधर उधर की साइट्स देख के जब हम रात में आके लेटे, और लेटे इस तरीके से कि ये पूरा होटल ही इनका हुआ हुआ था, 30-35 लोग इनके एक फ्लोर पे थे। अब कहते हैं ये रात को 1-2 बजे मौज मस्तियां करके सब थकार के लेटे हुए हैं
कि एकदम से जो है बाहर से एक आवाज आने लगी, किसी जानवर के रोने की। और जैसे ही ये लोगों से पूछ रहे हैं ना कि तुमको आई ये कैसी आवाज है, वो वैसी आवाज है, वो आवाज बढ़ते बढ़ते ऐसी हो गई कि लग रहा था कि पूरे बालाकोट में से आ रही है। ये कहते हैं कि जी सारे लोग जमा हो गए, 30 लोग जमा हो गए। उसके बाद हम नीचे मतलब ऐसा महसूस हुआ हर तरफ से अजीब जानवरों जैसी आवाज आ रही है। हम नीचे रिसेप्शन के पास चले गए। तो रिसेप्शनिस्ट ने पहले तो इग्नोर कर दिया, बोले ऐसे कौन सी आवाज आ रही है। और फिर बाद में बोला अगर जो भी आवाज आ रही है उसको आप इग्नोर करें और सब सो जाए। ये सुन के जो था वो एक अलग परेशानी हो गई कि सारे लोगों को आवाजें आ रही हैं और ये हमें ऐसी बातें कराएं। अब जी ये अपने अपने कमरों में गए, लाइटें वाइटें जला के और कुरान की आयतें लगा के सो गए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग थे वो इतने डरे हुए थे कि वो उसके बावजूद भी नहीं सो पाए। सुबह हुई ये अपना चले गए शुक्रान वगैरह वगैरह। और घूम फिर के जब वापस आए, जब क्योंकि होटल बुकिंग थी तो वहां पे बैठ गए। और रात ही थी, एक रात रुकना था, बस सो के वापस जाना था। तो एक बॉन फायर करके काफी लोग बैठे और अब गाने चल रहे हैं, हल्ला गुल्ला चल रहा है, बाहर बैठे हुए। तो कहते हैं जी 1-2 बजे आवाज नहीं आई हो, तो मैं ऐसी इस चीज का याद भी नहीं था कि एकदम से 3 बजे फिर आवाजें आना शुरू हो गई। और ऐसी आई कि लग रहा है हर तरफ से जानवरों की आवाजें आनी। और हम भाग के अपने अपने होटल में घुसे और जैसे तैसे करके रात गुजारी और निकल गए। कह रहे अगले साल, अगले साल मतलब नेक्स्ट ईयर ही कह रहे ये अपने अलग लोगों के साथ ग्रुप के साथ निकले थे कश्मीर जाने के लिए। तो रास्ते में यहाँ बालाकोट पे रुके थे, तो इनको ये सारा वाकया याद था। तो ये एक डिफरेंट होटल में जानबूझ के लेके गए। और लो वो ज़रा बेहतर था, लेकिन उसके बावजूद एक डिफरेंट में गए कि वहाँ तो ऐसी हरकतें होती हैं और लोग वहाँ के इस चीज़ को एक्नॉलेज भी नहीं करते। तो कहते हैं कि हम उस होटल में रुके और ये बात डिस्कस हुई हुई थी। और रात को मतलब कोई इस आश्रय में की आवाज़ आती है भी आती है, लेकिन नहीं आई। तो ये तो सो गए। और उसके बाद जब सुबह उठे, सुबह हुई, तो इनके जो दोस्त थे उन्होंने बाकायदा बोला कि नहीं भाई रात में आवाज़ें आ रही थी, तुम तो सो गए। लेकिन उसके बाद ये आवाज़ें आना शुरू हो गई जानवरों की, जैसे कि हर तरफ से हमें घेरा हुआ है। अब इस साउंड का क्लिप इन्हें सेकंड दफा जब ये कहें तो इनके दोस्तों ने बनाया है। और वाकई जानवरों जैसी आवाज़ें मैं शेयर कर दूंगा उसके ऊपर, तो आप सुन लीजिएगा व्हाट्सएप पे, मतलब फेसबुक के पेज के ऊपर। और खुद ही फैसला कीजिएगा कि आप क्या लग रहा है रात के 3 बजे कैसी आवाज़ें आ रही हैं। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग दैट इन। और अब मैं बात करूंगा जनाब एलिस पेरेंट साहबा की एक बुक थी ईस्ट ऑफ स्विज, 1926 की। उसकी एक स्टोरी है आया नाम की। इस पॉइंट इन टाइम पे मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। और मैंने एक इस बुक से मुझे उसकी एक मतलब रिकॉर्ड मतलब एक मिला। वैसे तो ये कॉलोनियल टाइम्स के ज़माने की है स्टोरी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग मुझे लगी तो मैंने कहा कि इसको जो मैं शेयर करूं। अब लिखने वाली ये बताती हैं स्टोरी कि एक ब्रिटिश ज़माने की, मतलब कॉलोनियल राज चल रहा था, तो उस ज़माने में एक साहिबा थी। और उनका नाम जो था वो, उनका नाम तो खैर मैं भूल गया, उनकी दोस्त का नाम मैरी था। और मैरी साहिबा और ये जो थी बड़ी अच्छी दोस्त थी। और उनका ऐसा सिलसिला चलता था कि ये वहाँ जाके मतलब उनके साथ रहती भी थी और सब कुछ था। अब ये एक ऐसी खातून थी जो कि थोड़ा सा मतलब अकेल मार थी और कोई इंटरेस्ट इनका नहीं था शादी में और इस तरीके से सिलसिला। तो इन ये अपने भाई के साथ रहती थी। और इनकी जो दोस्त मैरी थी वो शादीशुदा थी और वो एक अलग जगह रहती थी। तो
इनको खत आया कि काफ़ी अरसा हो गया है और तुमने मेरी बेटी को भी नहीं देखा, और तुम आओ और हमारे साथ रहो कुछ अरसे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है कहीं जा रहे हैं, तो मेरे साथ आके रहो, और इस तरह की बात। अब ये बात हो रही है मतलब अर्ली 1900s की, मतलब वही 20s एंड 10s की। तो आप समझ सकते हैं कि ख़तों की किताबत पे हमारा काम चलता था, और मतलब ट्रैवल भी बड़ा लंबा हुआ करता था। तो ये अपनी दोस्त के यहाँ चली गई, और बकौल इनके कि इनका जो था बड़ा बच्चों से और इस चीज़ से बड़ा इनको एक इशू था, और अच्छे तो लगते थे लेकिन एक फासले पे जो इनके एटीट्यूड था। अब ये कहती हैं कि जनाब वहाँ गई तो पहले तो इनको ट्रेन स्टेशन से मतलब वो लिया गया और सब कुछ हुआ, तो बड़ी खुश हुई, और फिर इनकी मुलाकात हुई इनकी बेटी से, जो कि गोल मटोल सी एक अंग्रेज, मतलब आप समझ सकते हैं कि ब्लॉन्डिश बाल, छोटी सी सफेद सी मोटी सी बच्ची थी, छोटी 1-2 साल की। अब 1 साल की मैक्सिमम वो लड़की होगी जो इतने मतलब जुमले नहीं बनाती थी। ये देख के मतलब बड़ी उससे, मतलब वैसे तो कभी इन्हें अट्रैक्शन नहीं हुई, लेकिन उस बच्चे से इनको देख के बड़ी अट्रैक्शन हुई। वो इनकी गोद में आई, और एक अच्छा मतलब एक सिलसिला इनको अच्छा लगा। अब कहती हैं कि भाई उसके बाद जो है लड़की को, मतलब उसने इशारा किया अपनी माँ के पास वापस जाने के लिए, तो इन्होंने जो ब्रिटिश ऑफिसर की बेगम थी, आवाज दी आया को, आया को बुलाया, और आया साहिबा जब आई तो ये कहती हैं कि उसकी अच्छी शक्ल थी, लेकिन एक सख्ती थी उसकी औरत की शक्ल पे। तो उसके आने आते के साथ ही इनको बड़ा अजीब सा लगा, बच्ची को उसने लिया, बच्ची भी उसके बाद खुशी खुशी चली गई। तो इन्होंने उसको अपनी दोस्त को कहा कि ये जो आया है, जूनिया नाम है उसका, ये मुझे सही नहीं लगती। अब ये सुनते पे जो इनकी दोस्त मैरी थी, उन्होंने कहा कि ये वेल बिहेव्ड है, और इससे हमें कोई खतरा नहीं है, बच्चे को इसकी आदत है, बच्चा इसके पास खुश भी रहता है, और हमारा इस पर भरोसा है, हमें कोई मतलब इससे परेशानी नहीं है, तुम अपने जहन से ये निकाल दो। अब कहती हैं जी रात हुई, और रात को ये अपने बेड पे सो गई, कपड़े वपड़े बदले और सो गई। तो रात के किसी पहर इनकी आंख खुली, तो इनके मुंह पे वो ही जो बच्ची थी इनकी, उसको प्यार से डॉट बोलते थे, तो वो डॉटी जो थी इनके मुंह पे हल्के हल्के से हाथ मार रही थी, और उससे इनकी आंख खुली। तो देखा बच्चे को, देख के रात में थोड़ा सा परेशान हुई कि ये क्या हुआ, और बच्चे को जब उठाया तो देखा कि उसकी अ, पजामा टांगे, जूता, जो उसने मोजे वगैरह पहने, वो सब गीले। अब जब बच्चे को उससे मतलब एक तरीके से बात की इसने कि ये क्या हो, तो बच्चे ने बाथरूम की तरफ इशारा किया। वहां देखा कि पानी वानी के मतलब बर्तन गिरे हुए हैं, और सब कुछ पानी पानी फर्श पे फैला हुआ। तो ये बच्चे को उठा के सीधा उनकी माँ के पास गई, और माँ को फिर हिला के बोला कि भाई इसको देखो। तो ये देख के कि बच्चा ऊपर से नीचे तक रात में मतलब गीला है, बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और कुछ भी हो सकता था, इन्हें चीख के मतलब आया को बुलाया। आया साहिबा आई, इनके ऊपर उसने बच्चे के जो गीले मोजे वगैरह, जूते जो थे जो उसने पहने हुए थे, वो उतारे, और खींच के आया साहिबा को मारे कि ये क्या हरकत है तुमने, इसको कुछ हो जाता तो क्या होता, और इसके पैर पूरे ऊपर से नीचे गीले हैं, तुम पागल हो, ये हो करके। और एक उनमें से जो वो कपड़े का जूता या मोजा जैसी चीज होती है, वो जाके उसके मुंह पे लगा, और उसने एक बहुत ही सड़ी हुई शक्ल बनाई, जिसको ये जिनकी स्टोरी है वो कहती हैं कि बहुत मतलब देख के वहशत हुई कि ये बहुत ही खराब उसने एक्सप्रेशन दिया और वापस चली गई। अब ये कहती हैं कि उसके जाते ही मैंने उसको कहा, मतलब अपनी दोस्त को, कि ये जो है ये औरत ठीक नहीं है, इसने ऐसी शक्ल बनाई है और ऐसा है। इन्होंने मतलब काउंटर आर्गुमेंट किया कि औरत हमारे पास काफ़ी अरसे से है और हमें कोई इशू नहीं है, और ये अपनी अफसोस मतलब उसको जो मैंने जूता मारा था तो वो मैंने जानबूझ के नहीं मारा था, वो ये जानती है, और अगर उसने शक्ल ऐसी बनाई है
वो तब कोई इत्तेफाक होगा या शर्मिंदगी में बनाई होगी, वो उससे हिम्मत नहीं है, मतलब इससे हमें कोई डर नहीं है। जबकि इन बकौल इन्होंने लिखा कि उसकी चेहरे में शी कुड सी द डेवल। अब ये कहते हैं कि कुछ दिन गुजरे और ये अपने वापसी को चली गई अपने घर, और वक्त मतलब अच्छा पास हुआ था, और उसके बाद ही अपने घर पे वापस अपने भाई के पास चली गई। और बस कहते हैं अफसोस इस बात का है कि भाई के पास जब गई तो भाई भी कुछ अरसे के बाद किसी काम से ब्रिटिश मतलब लंदन वापस चले गए, तो ये इंडिया में रह गई। अब इसी हालत में ये थी कि कुछ अरसे के अंदर ही, मतलब बहुत रिसेंट में, एक खत आया मैरी के शौहर, जो कि इनकी दोस्त के शौहर थे, मिस्टर पॉलक। और उसमें उन्होंने बड़े मतलब अफसोस में ये लिखा था कि जो इनकी बेटी डॉटी थी वो मर गई है। और इनके घर के पीछे जो था वो एक दरिया बहता है, तो किसी टाइम बाहर उस मतलब बैठे हुए थे, तो बेध्यानी में जब उससे नजर हटी बच्चे से, किसी काम कुछ चीज लेने के लिए अंदर घर में गए, तो बच्चा पीछे दरिया की तरफ चला गया, और बच्चे की सिर्फ खिलौना दरिया के पास मिला है, और एक आध कपड़ा। और अंदाजा ये हुआ कि लाश उसकी बह गई और बच्चा मर गया। अब उस खत का मकसद ये था कि बेसिकली कि ये लोग इंडिया छोड़ के अब वापस मतलब इंग्लैंड जा रहे हैं, और ये जो आया है जिसने इनकी बच्ची की बहुत खिदमत की थी और बहुत केयर की थी, तो वो उसको बेयार मददगार ऐसे ही छोड़ के नहीं जाना चाहते, कि वो काम ढूंढे, और वो चाहते हैं कि ये उनको रख लें। और बकौल उनके, अगर वो 3 दिन की छुट्टी पे थी वो लड़की और वो औरत, अगर वो ना होती उस छुट्टी पे और ये होती, तो वो आज बच्ची इनकी जिंदा होती। तो ये सब पढ़ने के बाद और इस शौक के बाद कि ऐसा ऐसा हो गया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो हुआ है बहुत अफसोस हुआ। और अपनी जो भी इनकी कंसर्न्स थी उस औरत के खिलाफ, की उसकी शक्लें वो अच्छी अजीब सी बना रही थी, या उसको इनको लगता था कि ये औरत ठीक नहीं है, वो सब खत्म हो गई। और इसने बोला सही है, अग्री करते हैं, जो तुम लोग चाहते हो मैं रख लूंगी, उसको भेज दो, और वगैरह वगैरह करके उसको बुला लिए। क्योंकि क्योंकि इनके भाई भी घर पे नहीं थे, तो इन्होंने कहा कि चलो एक फीमेल सर्वेंट होगी तो कुछ टाइम पास हो जाएगा, कुछ अच्छा लगेगा कि घर में कोई 2 बंदे हैं। अब ये कहती हैं कि जब वो घर में आई पहला ही दिन, तो वैसे तो इनका अलग अलग हिसाब था कि एक तो रेजिडेंशियल क्वार्टर था, बाद में वरांडा है, वरांडे के बाद फिर ये क्या कहते हैं सर्वेंट एरिया। तो इनको हेल्प करके मतलब घर के काम वगैरह से, और फिर वो सोने के टाइम पे जब बात हुई, तो वो ड्रेसिंग रूम में ही औरत खड़ी रही, तो ये मतलब इंतजार करनी थी कि वो जाएगी। तो उस औरत ने इनसे कहा कि अगर आप मेम साहब बुरा ना माने तो मैं इधर ही सो जाऊं। तो इन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि ये जानती थी कि जब से वो आई थी इनसे, उस औरत से इन्होंने जब डॉटी की बात करने की कोशिश की थी, तो वो रोना शुरू कर देती थी और मतलब गिरिया करने लगती थी। तो उन्होंने अजूम किया कि ये बहुत हार्ट ब्रोकन है ये, और अकेला नहीं कहीं रहना चाह रही। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना बिछा लो और सो जाओ इधर ही। तो कहती हैं कि फिर रात को सो गए। अब कहते हैं रात के एक पहर आंख खुली, तो ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा जो है बाहर वरांडे में रो रहा है। अब जब इससे आंख खुली, तो ये सीधा उठ के मतलब बेडरूम के बराबर में ड्रेसिंग रूम था जहाँ वो औरत सो रही थी, तो उधर से एग्जिट था बाहर की तरफ। ये वहां जब गई तो देखा कि वो औरत जो है वो दरवाजा जो बाहर जाने का है
उससे ऐसे दोनों हाथ लगा के बैठी हुई है जैसे कि किसी चीज को अंदर आने से, मतलब दरवाजे को रोका हुआ है कि खुल ना जाए। उधर आके जब उसने पूछा उस औरत से कि तुम्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, तो उसने बोला मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है, यहाँ कोई आवाज नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है। और इत्तेफाक है कि उस टाइम तक सन्नाटा हो चुका था। इन्होंने ऐसी खिड़कियों से बाहर बरामदे वरामदे में देखा और अजूम किया कि उनका वहम था, और वापस जाके अपने बेड पे लेट गई। अगला दिन गुजरा और फिर रात जब हुई तो अब फिर जो है वो रोने की आवाज आने लगी। अब रोने की आवाज से ये इनकी आंख फिर खुल गई, और अब जो है ये कहती हैं कि दरवाजे पे भी कोई ऐसी फीलिंग आने लगी कि कोई आया हुआ है। तो ये जब नीचे उतरी और फिर ये सारा सिलसिला हुआ कि कौन मतलब आया है, तो वो औरत जो है वो उसने इनके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि भाई वो मतलब मैं कुछ ऐसा, मतलब अगर अब आपको बता दूं कि मैंने क्या किया है तो शायद कोई फर्क पड़ जाए, शायद वो मेरे पीछे आना छोड़ दे। तो इन्हीं हैरत से पूछा कि कौन तुम्हारे पीछे आ रहा है, क्या हो रहा है। तो इन्होंने तस्करा किया कि डॉटी मैडम जो है, डॉटी बाबा जो है, वो मेरे पीछे आती है रात को जब से मैंने उसको मारा है। तो ये बात की क्या मतलब। तो इसने कहा कि मुझ पे शैतान तारी हो गया था जिस दिन उसने मेरे मुंह पे वो खींच के मारा था। और जब ये मैं छुट्टी लेके गई थी तो मुझ पे छुट्टी का असर नहीं हो रहा था, गुस्सा मेरा उतर नहीं रहा था। तो मैं चुपके से इनके घर का पहरा कर रही थी, देख रही थी। तो मैंने जब ये पूरा मौका देखा कि ये घर के अंदर गई हैं और बच्चा बाहर अकेला है, तो मैं उसकी तरफ बढ़ी, तो मेरी तरफ बढ़ा तो मैंने उसको उठाया। तो वो बच्चा तो मुझे देख के खुश हुआ, लेकिन मैंने उसको गर्दन उसकी दबाना शुरू कर दी, और गुस्से में उसको मैंने गर्दन उसकी दबा के मार दिया। जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया है, और जो मैंने चादर ओढ़ी हुई थी वो बच्चे के हाथ में बिल्कुल उसकी उंगलियों में फंसी हुई थी, उसने पकड़ी हुई थी, तो मैंने वो चादर में उस बच्चे को लपेटा और पानी में फेंक के मैं भाग गई। अब वो मेरे पीछे वापस आ रही है। ये सुन के शौक में चली गई, और इन्होंने जाके खोला कि तुम पागल हो गई, और दरवाज़ा खोल के दिखाया कि बाहर तो कोई नहीं है। तो ये बेहोश होके गिर गई, और इनके मतलब पैरों में गिर के बेहोश हो गई। अब ये कहती हैं ये इनको ये मेंटली पागल लगी, और इनको जाके अगले दिन क्योंकि अब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर दी, तो इनको जाके जमा करा दिया अस्पताल में। ये क्या बातें कर रही है, ये यूं कर दिया, मैंने बच्चे को मार दिया वगैरह वगैरह। और सोचा ये कि शायद वो उसकी डेथ जो है उनकी, मतलब नौकरी और सब कुछ इनका इतना इन्वॉल्वमेंट था उधर कि शायद उसकी मौत के बाद से ये औरत दिमागी तौर पर ठीक नहीं रही। अब कहती हैं कि शुरू शुरू में मैं विजिट करने जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने विजिट करना छोड़ दिया। क्योंकि जब मैं विजिट करने जाती थी तो वो एक बच्चे को लेकर बैठी हुई होती थी जो कि दिख नहीं रहा होता था, उसको उसके साथ खेल रही होती थी और उसी के साथ लगी होती थी। और अगर उसको आवाज दो तो वो बच्चे मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, आपकी तरफ देखती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि कोई उसको खींच के वापस अपनी तरफ मुखातिब कर लेता है। तो ये थी स्टोरी जो कि एलिस पेरिन की है, और हो सकता है मैंने इसमें कुछ चीजें मिस कर दी हो, गलत कर दी हो, लेकिन बहरहाल ऐसा हो जाता है डायरेक्शन में। तो ये था आज का हमारा सेशन, और उम्मीद मैं ये करता हूँ कि मुझे आप लिखेंगे और स्टोरियां भेजेंगे, और अपने जानने वालों को बोलेंगे कि भेजते हैं, तो हम ये सिलसिला चलाते रहेंगे। और अगर कोई थोड़ा सा आप कहीं फंस गए हैं किसी चीज़ में, तो आप लिखने में या कुछ चीज़ बताने में, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज ईमेल डाल दें, मैं आपको जवाब दे दूंगा कि ये किस तरीके से करना है। तो थैंक यू वेरी मच, और
ये था हमारा सेशन 82। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे विद मोर ऑफ योर स्टोरीज, और उम्मीद है कि इस दफ़ा मतलब तो मैंने एक बुक की स्टोरी का सहारा लिया, तो अगली दफ़ा हमारे पास हमारी अपनी होंगी और हम फिर इसी तरीके से लेट नाइट चिल करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक्स अगेन। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।